नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 24 जुलाई 2023 और आज की डेट में हम सॉल्व करने वाले हैं पेपर आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। तो जितने भी छात्र गए थे एग्जाम देने, सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपका पहला पूछा गया था कि सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कम परमाणु की संख्या। और यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि आपने ए ऑप्शन मारा होगा तो आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है। तो साथियों देखिए, इसमें जो परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसका अस्तित्व जो होता है वो आपका कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड होता है। और ऑप्शन में जो आपको सही देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर बी। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा सभी लोग। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सत्य तालिका सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। जैसे कि यहाँ पर शून्य शून्य और यहाँ पर एक हो रहा है, और यहाँ पर शून्य और एक यहाँ पर शून्य हो रहा है, और एक और शून्य यहाँ पर शून्य हो रहा है, और एक एक देखिए यहाँ पर शून्य हो रहा है। कहने का मतलब ये कि जहाँ पर समान संख्या देखने को मिल रही है वहाँ पर युग में बदलाव हो रहा है। जैसे कि शून्य और शून्य समान संख्या है तो यहाँ पर बदलाव हो रहा है, एक आ रहा है। लेकिन यहीं पर यदि शून्य और एक किया जा रहा है तो इसमें बदलाव नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर शून्य हो जा रहा है। और सेम आपका यहीं पर भी देखने को मिल जाता है, एक और शून्य जब आप यहाँ पर कर रहे हैं तो आपका जो हो रहा है यहाँ पर आपका अलग नंबर यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन जब समान संख्या आ रही है तो यहाँ पर आपको समान संख्या देखने को मिल जाती है। तो ये कौन सा यहाँ पर गेट में आपको देखने को मिलता है, तो ये साथियों आपका होता है नॉर गेट। नॉर गेट में आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। तो सी साथियों आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अर्थात एफईटी का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। और एफईटी का पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और ऑप्शन में जो आपका सही दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो ए साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। ए ऑप्शन न्यूनतम विकृति, बी ऑप्शन अधिकतम धारा लाभ, और सी ऑप्शन दिया गया अधिकतम वोल्टेज लाभ, और डी ऑप्शन दिया गया शोर अनुपात हानि के लिए न्यूनतम सिग्नल। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम विकृति। ये इसका सबसे बड़ा लाभ होता है क्लास ए एम्पलीफायर में। इसका मिनिमम आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है कि रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है, मतलब कि किस रूप में व्यवहार करता है। प्रतिरोधक के रूप में, या कुचालक के रूप में, या सुचालक के रूप में, या अर्धचालक के रूप में। तो साथियों ये जो व्यवहार करता है कुचालक के रूप में व्यवहार करता है। और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और इसको मैंने कई बार बताया, और आज की डेट में भी ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। जिसमें पूछा जा रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का क्या नाम है। ये जो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक वायरिंग, ये कौन सी वायरिंग है, तो इसको बोला जाता है डिल रेल। कौन सा है साथियों, ये आपका डिल रेल आपका वायरिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है। टाइमर, या रिले, या संयोजक, या नियंत्रण ट्रांसफार्मर। तो साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, टाइमर, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार
किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें आपका होता है एक निरंतर ड्यूटी ड्राइव, जो कि ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पर डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, निरंतर ड्यूटी ड्राइव। ये ऑपरेशन के मोड के अनुसार इस निरंतर ड्यूटी ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, सॉरी वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? धारा डिवाइडर नेटवर्क या वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क या टेप ट्रांसफार्मर या डी डी ऑप्शन दिया गया है प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर नेटवर्क। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। और ये जो आपका होता है बीडीएन का पूरा नाम होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बीडीएन का पूरा नाम होता है साथियों, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसका कभी कभी पूरा नाम भी पूछा जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो प्रचुर मात्रा में जो ईंधन उपलब्ध है वो आपका कोयला हो जाता है। बाकी जो डीजल है ये बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पर गैस का तेल ये भी प्रचुर मात्रा में नहीं है, न ही पेट्रोल है। तो ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में कौन सा दोष होगा? तो इसमें जो यहाँ पर दोष देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है डिफेक्टिव ट्रिपिंग, और यहाँ पर आपको दोषपूर्ण ट्रिपिंग या तंत्र, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, जितने भी छात्र डी ऑप्शन मारे होंगे उनका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए, चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ऐसा चित्र आपको देखने को मिले तो आप यहाँ पर इसको ख्याल कीजिएगा। यह अल्टरनेटर का एक प्रकार है, लेकिन कौन सा ये अल्टरनेटर है ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसको बोला जाता है ब्रश रहित अल्टरनेटर, मतलब कि बिना ब्रश का जो अल्टरनेटर है ये आपका उसका फिगर बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टार्क है, जैसे कि यूनिवर्सल मोटर या रिलेक्टेंस मोटर, या सी ऑप्शन दिया गया प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरण मोटर, या डी ऑप्शन दिया गया कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल मोटर। जो यूनिवर्सल मोटर होता है साथियों, ये सिंगल फेज मोटर का या अन्य प्रकार की जो सिंगल फेज मोटर होती है उसकी तुलना में इसका स्टार्टिंग जो टार्क होता है वो अधिक होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें साथियों यहाँ पर सूत्र पूछा गया है, और ये कहा जा रहा है अल्टरनेटर का कि अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, परसेंटेज की बात किया गया है तो गुणे आपका 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणे 100 हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पर जो सूत्र होता है साथियों, इसका जो सही सूत्र यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी, बी एन एल माइनस बी एफ एल अपान बी एफ एल गुणे 100, और ऑप्शन में आपको बी और यहाँ पर परसेंटेज का आप चिन्ह दे दीजिएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन्वर्टर का कार्य क्या है? इन्वर्टर का कार्य क्या होता है साथियों? देखिए, इन्वर्टर का कार्य होता है डीसी को एसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है? जैसे कि एससीआर कन्वर्टर ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन रोटरी कन्वर्टर, और सी ऑप्शन दिया गया है मोटर जनरेटर सेट, और डी ऑप्शन दिया गया मरकरी आर्क दृष्टिकारी। तो ये आपका जो एससीआर कन्वर्टर होता है इसमें साथियों उच्च दक्षता मतलब इफिशियंसी जो पाई जाती है वो हाई पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए?
तो डीसी जनरेटर में क्या होगा, यदि आप लंबे समय तक इसको बंद रखेंगे तो इसमें जो होता है साथी चुंबकीय होता है वो आपका जो होता है वो समाप्त हो जाता है। जो चुंबकीकरण होता है वो समाप्त हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, ये जो होगा स्टार्ट नहीं होगा। अपने अवशिष्ट जो चुंबकत्व होगा वो खो देगा, जिसके कारण ये स्टार्ट नहीं होता है। तो इसका कई रीज़न होता है, जो कि यहाँ पर यदि आप ज़्यादा दिनों तक इसको काम में नहीं लेंगे तो भी आपका ये ऐसा हो जाता है। और इसको आप एक यहाँ पर न्यूनतम इसकी वोल्टेज होती है, इतने से ऊपर आप करते हैं तो भी आपका ये चुंबकीय आपका खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि जनरेटर ब्रश में जनरेटर ब्रश में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कार्बन और ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? कार्बन और ग्रेफाइट का प्रयोग करके इसको बनाया जाता है और ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर युग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो साथियों इसमें जो उपयोग किया जाता है वो होता है रोल्ड स्टील और ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। सभी लोग मिला लीजिएगा।